नमस्कार, शुभ प्रभात भैया बहनों। पिछली बार हमने कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 1 स्वर्णिम भारत के 3 भाग का अध्ययन किया था। आज हम इसी के अंतर्गत अगले चरण में भाग 4 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी हुए तथा किस प्रकार से मौर्य शासन का पतन हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। अशोक के बाद अगले 50 वर्षों तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई उसके पश्चात जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुए वो कमज़ोर थे, अयोग्य थे। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधा होने के कारण, क्योंकि जो कुणाल था वो अंधा था, इसके कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की स्थापना की थी, यानी उसकी नींव डाली थी। देखो, मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो इसका जो अंतिम शासक था इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और वहाँ पे शुंग वंश की स्थापना की। और अंतिम जो मौर्य शासक कौन? बृहदत्त। अब हम मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा के होते हुए भी यह निरंकुश नहीं होता था। देखो, सत्ता का केंद्रीकरण था, हालांकि जो शासन की समस्त शक्तियाँ थी वो शासक के पास, राजा के पास होती थी। इसके बावजूद भी जो शासक था, जो राजा था, वो निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं और जो राज्य के जो 7 अंग थे वो इस प्रकार हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ये राज्य के 7 अंग है। इनका होना राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति उसके चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद की जाती थी। राजा अपने राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की और जो पुरोहित की नियुक्ति करता था, तो नियुक्ति करने से पहले उनके चरित्र को की अच्छी तरह से जांच करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद वो उनको मुख्यमंत्री और पुरोहित के पद पर नियुक्त करता था। इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। उनके चरित्र की जांच करना, मुख्यमंत्री और पुरोहितों की चरित्र की जांच करने की जो क्रिया थी, ये प्रक्रिया थी, इसको क्या कहा जाता था? इसको उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षा मंत्रणा भी होता था, जो इस तरह से मंत्री परिषद था। केंद्रीकृत प्रशासन के बारे में हम जानकारी करें। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें तीर्थ कहा गया। मौर्य प्रशासन के अंदर 18 विभाग का उल्लेख किया गया, जिन्हें तीर्थ कहा गया। तीर्थ की संज्ञा दी गई। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। अगला है समाहर्ता। इसका कार्य राजस्व एकत्र करना और
आय व्यय का रिकॉर्ड रखना यानी ब्यौरा रखना था और इसके अलावा वार्षिक बजट तैयार करना था। ये समाहर्ता का कार्य। इसके बाद आता है सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र के 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष जो कृषि का होता था, पण्याध्यक्ष व्यापार का, सूत्राध्यक्ष कताई और बुनाई का, लूनाध्यक्ष बूचड़खाने का, विविताध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करने का। इसके अलावा लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्रा अध्यक्ष, पोताध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, आठविक वन विभाग का प्रमुख। आठविक कौन? जो वन विभाग का प्रमुख व्यक्ति होता था उसको आठविक की संज्ञा दी गई, आठविक के नाम से उसको जाना जाता था। इसके अलावा युक्त और उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। अब है ये हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानकारी की। इसी प्रकार से प्रांतों का शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे कौन कौन से कर्मचारी अधिकारी रहते थे, उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय 5 प्रकार के मगध साम्राज्य के प्रांत थे, जिसमें उत्तरापथ यानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग यानी तोशाली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्य देश पाटलिपुत्र। जो ये ब्रैकेट के अंदर कोष्ठक के अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं ये इनके उपनाम हैं। इस प्रकार से प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे। प्रांत जो थे वो किसके अंदर बटे हुए थे? विषयों के अंदर बटे हुए थे, जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप होता था। प्रांतीय प्रशासन के अंदर जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसका मुखिया गोप कहलाता था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। गोप क्या करता था? 10 गांवों का शासन, 10 गांवों के शासन को संभालने की जिम्मेदारी गोप के ऊपर होती थी। और ये प्रशासन की जो प्रांतीय प्रशासन होता था उसका सबसे छोटा मुखिया, उसकी इकाई का जो मुखिया होता था वो गोप कहलाता था, जो स्थानीय गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। अब आता है नगर प्रशासन। अपन ने केंद्रीय प्रशासन पढ़ा, प्रांतीय प्रशासन पढ़ा और अब पढ़ते हैं नगर प्रशासन। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 30 सदस्यों का एक समूह होता था, वो नगर के शासन का प्रबंध करते थे, जो 6 समितियों के अंदर बटा हुआ था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जन्म और मरण का लेखा जोखा रखना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य आदि के बारे में देखना, और 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, और 6ठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना यानी कर वसूलने का कार्य 6ठी समिति करती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार से कुल मिला के 30 सदस्यों का एक समूह होता था। सदस्यों की हर समिति के अंदर 5 सदस्य यानी कुल मिला के 30 सदस्य। अब हम सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी करते हैं। तो सेना के संगठन हेतु के लिए पृथक सैन्य विभाग होता था, जो 6 समितियों में बटा हुआ होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था,
जो सैनिकों के प्रबंध की देखरेख करता था, उस अधिकारी को क्या कहते थे? अंतपाल के नाम से जाना जाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मेगास्थनीज यानी उसने इंडिका के अंदर लिखा। इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल और 50,000 अश्वारोही यानी घुड़सवार सेना थी। 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। इतनी विशाल सेना रखने वाला मौर्य सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें अश्व सेना, हाथियों की सेना, पैदल सेना, ये रथों पर सवार सेना, ये सब शामिल थी। अब करते हैं हम बात न्यायिक व्यवस्था की। तो न्यायिक व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताऊं। सम्राट न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत थे, जहां ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अभी अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। पहला धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय के बारे में चर्चा करें तो इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। धर्मस्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। जिस प्रकार से आज फौजदारी और दीवानी अदालतें हैं, उसी प्रकार की जो धर्मस्थीय अदालत थी वो वर्तमान दीवानी अदालत का ही मिलता जुलता रूप था। चोरी, डाके और लूट के मामले जिन्हें साहस कहा जाता था, कहा गया है, ये भी धर्मस्थीय अदालतों के में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में ही विचाराधीन होते थे। यहाँ इनकी सुनवाई की जाती थी, जिन्हें वाग पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। अगला न्यायालय हम पढ़ते हैं कंटक शोधन। ये फौजदारी अदालतें थी। 3 प्रदेष्टि तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीशों को रज्जुक कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। ये कानून के 4 मुख्य अंग जो चाणक्य ने बताए। इसके बाद मौर्यकालीन समाज के बारे में हम चर्चा करें तो देखिए क्या स्थिति थी मौर्यकालीन समाज की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मेगास्थनीज कृत इंडिका। इंडिका के लेखक कौन? मेगास्थनीज। तो इंडिका, मेगास्थनीज कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की हमें जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना। कौटिल्य ने 4 वर्ण के व्यवसायिक भी निर्धारित किए। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पार्सव, रथकार, शता, वेदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी अपनी पुस्तिका के अंदर किया। मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया। मेगास्थनीज ने बताया कि भारतीय समाज में 7 जातियाँ विद्यमान थी: दार्शनिक, किसान, पशुपालक और शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और अन्य शासक वर्ग। ये 7 जातियों का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका में इंडिका में किया। मेगास्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता था। फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा
वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।